नमस्कार छात्रों। आज जो मैं चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं, उन छात्रों के लिए मैं एक नया विषय लेके आया हूँ जिसका नाम है यह मैं चतुर्थ सेमेस्टर में हिंदी विषय के जो छात्र हैं उनके लिए जो नया विषय है वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जीवन परिचय। कि अज्ञेय का जीवन कैसा रहा और उनके जीवन में क्या क्या बातें घटित हुई हैं, कैसे कैसे हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में बराबर पूछा जाता रहता है कि अज्ञेय का व्यक्तित्व एवं कृतित्व कैसा था, विस्तार से समझाइए। तो हम कैसे समझेंगे? हम इस तरह से समझेंगे कि देखिए, इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। अब इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था और माता का नाम क्या था? माता का नाम वैजयंती देवी था। देखिए, इनका जन्म स्थान कुशीनगर का सालवन, ठीक है। आप जानते हैं कि जन्म स्थान क्या है इनका? जन्म स्थान कुशीनगर नगर का सालवन नामक स्थान है जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता है। तो इतनी बातें इनके बारे में हो चुकी। इनकी माँ बचपन में, उल्टा थोड़ा हो गया है, इनकी माँ बचपन में अधिकतर बीमार ही रहती थी, अतः इनका बचपन हमेशा पिता के साथ ही बीता है। तो पिता के सानिध्य में बीतने के कारण बालक अज्ञेय पर पिता के जीवन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है कि अज्ञेय जी किस तरह से अपने नए स्वरूप में ढल करके सामने आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इनके पिता का इनके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। पिता के साथ रहने के कारण, क्योंकि इनके पिताजी नौकरी करते थे और वे एक पुरातत्ववेत्ता थे, तो वो जहाँ जहाँ जाते थे उस स्थान पर अज्ञेय जी को लेकर जाते थे। इनकी माता बचपन में, जब ये बचपन में थे तो अधिकतर ये बीमार रहती थी, जिस कारण से कि माता का सानिध्य इन्हें इतना नहीं प्राप्त हुआ जितना ये पिता के साथ रहे थे, जिस कारण से इनका जीवन जो है वह छोटे छोटे कालखंडों में, और इनकी शिक्षा भी छोटे छोटे कालखंडों में अलग अलग स्थानों पर हुई है। तो चलिए हम देखते हैं कि इनकी शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई। तो जब ये पैदा हुए तो 1911 से 1914 तक ये इनकी शिक्षा मौखिक परंपरा से हुई, और मौखिक परंपरा से ये कहाँ शिक्षा प्राप्त किए? तो 1911 से 1915 तक ये लखनऊ में रहे, और लखनऊ में मौखिक परंपरा से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं की लिपियों को लिखना सीखा। फिर इसके बाद 1915 से 1919 ईस्वी तक ये लखनऊ के बाद जम्मू कश्मीर और श्रीनगर गए, जहाँ पर कहाँ गए? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर गए, और वहाँ पर इन्होंने संस्कृत और फारसी भाषाओं का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? संस्कृत और फारसी भाषाओं का अध्ययन किया। इसी समय इन्हें जिस अध्यापक ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वे थे J.M. बनेड। फिर इसके बाद 1919 ईस्वी के बाद ये इनके पिताजी का जब ट्रांसफ़र हो गया तो ये भी अलग स्थान पर आते हैं, यानी
1919 तक जम्मू कश्मीर में रहे थे और जम्मू कश्मीर के बाद ये 1921 से 1925 तक, कहाँ, 1921 से 1925 तक दक्षिण भारत में एक स्थान है उटक मंड। उटक मंड में ये संस्कृत और तमिल भाषा का अध्ययन प्राप्त किए और वहाँ पर इन्होंने संस्कृत और तमिल का विस्तार से अध्ययन किया। और इसी स्थान पर इनके पिता द्वारा, क्योंकि जब ये यहाँ रह रहे थे तो जो खाली समय होता था तो 21 से 25 के दौरान ही इन्हें विविध आचार्यों के ग्रंथों का भी अध्ययन करने का अवसर मिला और पिता की लाइब्रेरी से ये पुस्तकें निकाल करके जीवनी पढ़ने के बड़े शौकीन थे। अतः इनके व्यक्तित्व पर भी उनकी पुस्तकों का प्रभाव पड़ा ही और वहाँ पर इन्होंने टॉलस्टॉय, विक्टर हुगो, टेनिसन, टॉलस्टॉय, विक्टर हुगो, टेनिसन और इसके बाद टेनिसन के अलावा इनके व्यक्तित्व पर, जिनके व्यक्तित्वों पर इन्होंने अध्ययन किया वो थे शेक्सपियर, वर्थ आदि का इन्होंने 1921 से 1925 तक अपने पिता की लाइब्रेरी से अध्ययन किया। अब 1925 ईस्वी में ये पंजाब आए और पंजाब में इन्होंने कैसे शिक्षा प्राप्त की, तो देखिए एक रेगुलर होता है, एक प्राइवेट होता है। तो 1925 में प्राइवेट से इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। मैट्रिक, पहले तो प्राइवेट का अर्थ आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि लिखा होता है संस्थागत और व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत या प्राइवेट स्तर से इन्होंने मौखिक परंपरा के अनुसार शिक्षा भी प्राप्त की थी 1925 ईस्वी में। फिर इसके बाद 1925 ईस्वी में ही इन्होंने 1925 ईस्वी में विज्ञान विषय से पढ़ने के लिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। कहाँ दाखिल हुए? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में ये दाखिला लिए और वहाँ से इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पढ़ना शुरू किया। देखिए प्राइवेट से पंजाब में हाई स्कूल पास हो गए और फिर इसके बाद 25 में ही मद्रास क्रिश्चियन इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रवेश लिया, जहाँ पर इन्होंने भौतिक, रसायन, गणित और संस्कृत आदि विषयों का विशद अध्ययन किया। और विशद अध्ययन के बाद 1927 ईस्वी में ये कहाँ आए? 1927 ईस्वी में ये लाहौर आए और लाहौर के फोरमैन कॉलेज से, लाहौर के किस कॉलेज से? फोरमैन कॉलेज में इन्होंने बीएससी की पढ़ाई के लिए अध्ययन करना शुरू किया और यहाँ से भी ये अध्ययनरत रहे और बीएससी में इन्होंने प्रवेश लिया और प्रवेश लेने के बाद बीएससी पूरा किया। फिर इसके बाद 1930 में इन्होंने अंग्रेजी विषय में दाखिला लिया
अंग्रेजी विषय में लाहौर के फोरमैन कॉलेज में ही इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन ये अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर सके। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि इनके व्यक्तित्व पर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ने लगा और ये उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए, जिस कारण से 1930 में ही इन्हें जेल जाना पड़ा और 1930 से लेकर 1933 ईस्वी तक ये जेल में रहे। और इतनी पढ़ाई में यानी 1930 तक अंग्रेजी में MA में दाखिले तक में इनके व्यक्तित्व पर जिन गुरुओं ने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला, उनमें सबसे ज़्यादा जिनका नाम आता है वे हैं J.M. बनेड और डेनियल। जेल में जाने पर भी J.M. बनेड ने इन पर अपना प्रभाव डाले रखा और जेल में भी ये इनसे मिलने के लिए J.M. बनेड गए। वहाँ पर इन्होंने डायरी दिया और इन्हें लेखन के लिए प्रेरित किया। उसी स्थान पर संभवतः शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास का लेखन इन्होंने प्रारंभ किया था। सन 1930 में जब अमृतसर जेल में ये गिरफ्तार हुए और 1934 ईस्वी में तब तक ये जेल में रहे। 1934 में जब इनकी घर वापसी हुई तब भी ये 3 वर्षों तक नज़रबंद किए गए थे। जब ये नज़रबंद किए गए थे उसी समय इन्होंने मनोविज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, कानून इत्यादि का भी विस्तार से अध्ययन किया और इसी समय लगभग 1937 ईस्वी के बाद यानी जब ये नज़रबंद होकर हटे 1937 ईस्वी से इनका शुरू होता है अन्य क्षेत्र यानी अब रोजगार क्षेत्र शुरू होता है। 1930 में जब ये जेल गए तब इनकी शिक्षा वहीं समाप्त हो जाती है। इसके बाद देखिए छात्रों, सन 1937 ईस्वी में ये बनारसी दास चतुर्वेदी के आमंत्रण पर कलकत्ता से एक समाचार पत्र निकलता था जिसका नाम था विशाल भारत। कलकत्ता से निकलने वाले विशाल भारत के संपादन के लिए ये कलकत्ता गए और वहाँ पर इन्होंने इस पत्रिका का, इस समाचार पत्र का व्यवस्थित ढंग से संपादन किया। 1.5 वर्षों तक इसका संपादन करने के बाद इनका और बनारसी दास चतुर्वेदी का आपस में पत्रकारिता के बिंदुओं को लेकर आपस में मतभेद हो गया, जिस कारण से कि ये 1.5 वर्ष बाद विशाल भारत का संपादन कार्य छोड़ दिए और सन 1939 ईस्वी में ये स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए निकल पड़े। लेकिन जब ये निकले थे उसी समय इन्हें ऑल इंडिया रेडियो में 1939 में ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी मिल गई, जहां ये ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करने लगे। वही रेडियो छात्रों जो हमारे घर में पहले सुना जाता था, यानी 2005 से पहले मनोरंजन का जो साधन था वो रेडियो था। समाचार इत्यादि सुनने के लिए सब रेडियो का ही उपयोग किया करते थे और वहाँ पर वे ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी भी किए। इसी दौर में इनकी एक उपलब्धि और रही, वह क्या रही? 39 के बाद से इन्होंने 7 कवियों का एक संगठन बनाया और 7 कवियों की रचनाओं को इन्होंने प्रकाशित करवाने का कार्य करना शुरू कर दिया। तो वो जो प्रकाशित करवाने वाला कार्य था 7 कवियों का, वह तार सप्तक नाम से सन 1943 ईस्वी में प्रकाश में आया, किंतु 7 कवियों की रचनाओं का संकलन करना ये 1939 में ही शुरू कर दिए थे। और 1939 में नौकरी के बाद ये
धीरे धीरे इनका मन रेडियो से भी उबने लगा और एक दिन इन्होंने रेडियो की नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया और तार सप्तक का जैसे ही 1943 में प्रकाशन हुआ तो उसके प्रकाशन के बाद इन्होंने अपने व्यक्तित्व के स्वरूप को बदला। ऑल इंडिया में रेडियो में नौकरी किया, उसे भी छोड़ दिया, तार सप्तक का प्रकाशन किया, फिर उस पर से भी इनका मन हट गया और 1943 के दिसंबर में ही इन्होंने सेना में भाग लिया। किसमें भाग लिया? सेना में भाग लिया। सेना में या युद्ध में आप कह सकते हैं कि सेना में शामिल हुए और युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया। 1943 से 1945 ईस्वी तक, 43 से 45 ईस्वी तक ये कहाँ रहे? 1945 तक सेना में शामिल हुए, युद्ध में भाग लिया और कहाँ ये थे? नागालैंड के कोहिमा फ्रंट पर। कहाँ? नागालैंड के कोहिमा फ्रंट पर वात्स्यायन के रूप में लड़ते रहे। किसके रूप में? वात्स्यायन के रूप में ये लड़ते रहे थे। वात्स्यायन से तात्पर्य है कि वैचारिक जो मतभेद था नागालैंड वालों का भारतीय लोगों के साथ, उस विचारधारा के खिलाफ ये लगातार युद्ध में लड़ते रहे थे। फिर इसके बाद देखिए 43 से 45 तक लड़ने के बाद वहाँ भी इनका मन नहीं लगा और वहाँ से भी इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और 1945 ईस्वी के बाद 1947 ईस्वी में इन्होंने प्रतीक पत्रिका का संपादन कार्य किया। कब? 1945 के बाद 1947 में प्रतीक पत्रिका के संपादन कार्य का संपादन कार्य भी इन्होंने संभाला और प्रतीक पत्रिका का संपादन कार्य भी इन्होंने बखूबी ढंग से निभाया और 43 से लेकर 1954 तक इस पत्रिका को, जो प्रयागराज यानी हमारे इलाहाबाद से निकलती थी, इस पत्रिका को अपने बूते पर इन्होंने चलाया और इसी समय भारत के स्वतंत्र हो जाने पर जब रेडियो पूरे भारत के लिए चलने लगा तो पुनः 1952 ईस्वी में इन्होंने रेडियो में संपादक के रूप में नौकरी स्वीकार कर ली 1952 में। और फिर ये 1952 से लेकर 3 वर्षों तक ये रेडियो में ही रहे। उसी समय 52 से 55 ईस्वी तक एक तरफ रेडियो की नौकरी करते थे, दूसरी तरफ ये 52 से 55 तक भारत के विविध स्थलों का भ्रमण भी किया, देव स्थलों का भ्रमण किया और उसके बारे में रिपोर्टिंग, पत्रकारिता इत्यादि की। और जो महत्वपूर्ण स्थल थे, एक तो देव स्थल यानी मंदिर इत्यादि, और दूसरे महत्वपूर्ण स्थल जैसे विभिन्न तरह के किले, उनका भी इन्होंने 1952 से 55 तक भ्रमण किया और उस पर भी अपनी लेखनी चलाई। 1955 में ये विदेश की यात्रा पर निकले और विदेश की यात्रा में जापान और फिलीपींस की यात्रा भी इन्होंने पूरी की। और पूरी करने के बाद 1955 में जब यह यात्रा समाप्त हुई तो ये 1965 में यानी 1955 में जब यह यात्रा समाप्त हुई तो उसके बाद ये विविध स्थलों पर उसी बीच रहे। 1965 ईस्वी में इन्होंने दिनमान पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। 1965 में किसका? दिनमान पत्रिका का
संपादन कार्य संभाला और दिनमान पत्रिका का भी इन्होंने कुछ दिनों तक संपादन किया। 1969 ईस्वी में ब्रैकले, देखिए 1969 में ब्रैकले के आमंत्रण पर रेजिडेंट प्रोफेसर के रूप में इन्होंने जनवरी से मार्च तक गेस्ट प्रोफेसर की भूमिका भी निभाई। कब से कब तक? 1969 में जनवरी से मार्च तक इन्होंने रेजिडेंट प्रोफेसर की भूमिका भी निभाई और वहाँ पर इनका जो विषय था जिस पर इन्होंने रेजिडेंट प्रोफेसर की भूमिका निभाई वह थी श्रव्य कविता से दृश्य कविता तक। श्रव्य कविता कैसी होती है और दृश्य कविता कैसी होती है, इस पर इन्होंने व्याख्यान जनवरी से मार्च तक 1969 में कैलिफोर्निया में जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है ब्रैकले के आमंत्रण पर गए और वहाँ पर 2 महीनों तक इन्होंने रेजिडेंट प्रोफेसर की भूमिका भी निभाई। इसी वर्ष यानी 1969 में विविध यूरोपीय देशों की यात्रा भी की और 1978 में इनके काव्य संग्रह कितनी नावों में कितनी बार के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसके बाद 1980 ईस्वी में इन्हें वत्सल निधि से 1 लाख रुपए मिलाकर इन्होंने वत्सल निधि की स्थापना की। 1965 में इन्होंने एक कृति लिखी थी आंगन के पार द्वार, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 1973 ईस्वी में अज्ञेय की काव्य प्रतिभा को युगोवास्लिया में द गोल्डन रिम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें भारत भारती पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। 4 अप्रैल 1978 ईस्वी को यह हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि, विचारक, तार सप्तक, विविध पत्रिकाओं के संपादनकर्ता, सेना नायक का निधन हो गया। वो संसार से तो सदा के लिए अस्त हो गए, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी हम जैसे हिंदी साहित्य प्रेमियों का मार्गदर्शन कर रही हैं। अब इन्होंने अपनी लेखनी भी विविध क्षेत्रों में चलाया है, न कि इन्होंने काव्य के क्षेत्र में रचनाएं की है, बल्कि निबंध भी इन्होंने लिखा है, कहानियां भी लिखा है इन्होंने और गद्य भी लिखे हैं और नाटक में भी अपनी लेखनी इन्होंने चलाया है। तो चलिए अब हम इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए इनके जो काव्य संग्रह छात्रों हैं वो इस तरह से हैं कि जैसे इनका पहला जो काव्य संग्रह है वह भग्नदूत है, जो 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें इनके द्वारा रचित इनकी प्रारंभिक रचनाएं हैं, जिसमें इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का दूत के रूप में चित्रण किया है कि अंग्रेजों से भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जैसे राम और रावण का युद्ध होता है तो राम बार बार दूत भेजते हैं, कभी हनुमान के रूप में तो कभी अंगद के रूप में, कि किसी भी तरह से सीता को यदि रावण वापस लौटा देता है तो युद्ध न किया जाए, युद्ध टल जाए। लेकिन रावण जब नहीं मानता है तो अंत में युद्ध होता है और रावण की पराजय होती है। उसी तरह से भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा किए जा रहे प्रयास को भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने यह बताया है कि यह तो केवल एक दूत प्रेषण मात्र है, अभी इससे घनघोर संग्राम होने वाला है। वो रचनाएं भग्नदूत में हैं। फिर इसके बाद इनका अगला काव्य संग्रह चिंता 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
बन जाते हैं, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को जितनी कठोर यातनाएं दी जाती हैं वे असहनीय है। वह चिंता में व्यक्त हुई है। इत्तेलम के समय भारत लगभग स्वतंत्र होने वाला था, इसकी आहट सुनाई पड़ रही थी, तो जिस कारण से इत्तेलम में इन्होंने आशावादी दृष्टिकोण का वर्णन किया है। फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यवस्थित काव्य संग्रह इनका हरि घास पर क्षण भर है, जो 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस काव्य संग्रह में इन्होंने अपने काव्य की कलात्मक सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया है कि किस तरह से नदी के दीप होते हैं, नदी की छाया कैसी होती है, कलगी बाजरे का अर्थात जो भारत में पैदा होने वाली फसलें हैं उनका अत्यंत ही मनोहारी चित्रण यदि कहीं मिलता है तो हरि घास पर क्षण भर ही कविता में काव्य संग्रह में मिलता है। इसके बाद बावरा अहेरी 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यहाँ आपके पाठ्यक्रम में भी है। यह कविता अत्यंत ही अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता में अज्ञे जी ने बावरा अहेरी के बारे में बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से कि एक छोटी सी वस्तु जो है व्यक्ति को महान बना देती है। फिर इसके बाद अगला काव्य संग्रह इंद्रधनुष रौंदे हुए थे 1957 में प्रकाशित हुआ। इसमें यह बताया है, इस कविता के माध्यम से प्रतीक उन्होंने यह व्यक्त किया है अज्ञे जी ने कि व्यक्ति आज़ादी के बाद किस तरह से अपने बताए हुए मार्ग की अतिशयता कर रहा है, क्योंकि आज़ादी 47 में मिली, लगभग 10 वर्ष हो चुके थे। तो इंद्रधनुष के जो सतरंगी सपने दिखाए गए थे कि आज़ादी मिलने के बाद इतना देश बदल जाएगा, वह परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है देश के लोगों में, और वैसे ही गरीब गरीब बना रहता है और अमीर बनता चला जाता है। उसका चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया है। अरि ओ करुणा प्रभावमय 1959 ईस्वी में प्रकाशित कविता है। इस कविता में वे अपने आशावादी स्वरों का प्रकृति से मेल कराते हुए वर्णन करते हैं। अगली कविता 1961 में आंगन के पार द्वार प्रकाशित हुई है। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इस कविता में इन्होंने भारत के लोगों को आशावादी बनकर अपने बाजुओं में मेहनत लाकर कठोर परिश्रम करके आगे बढ़ने की बात बताई है कि जितना आप परिश्रम करेंगे तभी आगे जाएंगे। आपको कोई महामानव नहीं आने वाला है कि जो भारत के लोगों को आगे बढ़ा देगा। जब उठेंगे, जागेंगे, परिश्रम करेंगे, तब आपकी उन्नति होगी। उस भावना को इन्होंने आंगन के पार द्वार कविता में लिखा है कि जब आप अपने आंगन को पार कर जाएंगे, जब तक आप अपने घर में रहेंगे तब तक आप सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सफलता आपको तब प्राप्त होगी जब आप उसके आगे निकल जाएंगे, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद सुनहले शैवाल कविता 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने प्रकृति का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है कि जैसे पानी कितना भी साफ सुथरा हो, अगर वह कहीं रखा जाता है कुछ दिनों बाद उसमें काई यानी शैवाल लग जाते हैं, उसी तरह से मनुष्य भी यदि अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा तो उसका भी भाग्य उसका साथ कभी नहीं देगा। कितनी नावों में कितनी बार कविता संग्रह 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इस कविता पर इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इस कविता में इन्हें इनकी नवीन जीवन दृष्टि का वर्णन मिलता है और इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ था।
अगली इनका कविता संग्रह है क्योंकि मैं जानता हूँ 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सागर मुद्रा 1970 में। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। महावृक्षों के नीचे 1977 में। नदी के बाग छाया 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ इनका काव्य संग्रह है। और इनकी जो चर्चित कविताएं हैं उनमें असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सायं, नदी के 30 दिन, हरी बावरा अहेरी, तुम्हारा सच, शब्द और स्टार, यह दीप अकेला, पूर्वा, ऐसा कोई घर आपने देखा कविताएं हैं। इन्होंने न केवल काव्य के क्षेत्र में बल्कि गद्य के क्षेत्र में भी अपनी लेखनी चलाई है। निबंध के क्षेत्र में त्रिशंकु, सबरंग, आत्मनेपद, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, सबरंग और कुछ राग, आलवाल लिखी, कागज कोरे, अधतन, जोग लिखी, संवत्सर, स्रोत और सेतु, व्यक्ति और व्यवस्था, अपरोक्ष, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारिका, आत्मपरक, छाया का जंगल, केंद्र और परिधि, सर्जना और संदर्भ आदि कविताएं आती हैं। कहानी संग्रह में भी इन्होंने विपदका, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थ जी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी और अन्य कहानियां, जिज्ञासा और अन्य कहानियां, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती हुई पगडंडी, है। यात्रावृत्त इनका जो चर्चित रहा है, अरे यायावार रहेगा याद, किरणों की खोज में एक बूंद सहसा उछली, और संस्मरण के क्षेत्र में इन्होंने स्मृति लेखा और स्मृति के गलियारों से नामक कृति में अपनी लेखनी चलाई है। तो आज के वीडियो में अज्ञेय की जीवनी में इतना ही। जब आगे हम मिलेंगे तो आगे किसी अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।